हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टेप अप अकेडमी। मैं अंजलि सिंह कुशवाहा और मैं हूं आपकी बायोलॉजी ट्यूटर। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12 के चैप्टर नंबर 6 दैट इज इवोल्यूशन। सबको इतना ज़्यादा डर लगता है इस चैप्टर से। कोई भी क्लास 12 का स्टूडेंट अगर मैं उससे एक रैंडम क्वेश्चन पूछूं पूरी बुक से कौन सा चैप्टर उचकाना चाहोगे, नहीं पढ़ना चाहोगे, तो सब नाम ले देंगे इवोल्यूशन का बहुत ज़ोर से। तो पता नहीं ऐसा क्या है कि नहीं पढ़ना होता लोगों को ये चैप्टर इवोल्यूशन। और ये जो चैप्टर है इंक्लूड भी किया गया है इन द यूनिट जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन। तो जेनेटिक्स की कहानी बहुत आगे बढ़ चुकी है, 2 चैप्टर हम ऑलरेडी पढ़ के ख़त्म कर चुके हैं। अब आज बारी है इस यूनिट को फाइनली समराइज करने की, ख़त्म करने की और उसमें एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने की जिसका नाम है इवोल्यूशन। तो घबराइए नहीं, मेरे साथ बने रहिएगा, बहुत अच्छे से और बहुत आराम से इस चैप्टर को पढ़िएगा, कंसेप्ट्स डेवलप करिएगा, आपको बहुत अच्छे से चैप्टर समझ आ जाएगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर का टॉपिक 1 दैट इज थ्योरीज ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ। अब इवोल्यूशन होता क्या है, फिर तो ये समझ में आएगा कि थ्योरीज ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ क्या है। समझने की अगर कोशिश करो तो इवोल्यूशन इज एवरीथिंग अबाउट चेंजेस। अगर एक शब्द में इवोल्यूशन को मैं आपको समझाने की कोशिश करूं तो इवोल्यूशन का मतलब सिंपल होता है चेंज। जो भी टाइम के साथ बॉडी फॉर्म्स में वेरियस चेंजेस देखने को मिल रहे हैं दैट इज नोन एज इवोल्यूशन। और आप देख रहे हो, आपने हमेशा से सुना है, बचपन से सुनते आ रहे हो, तुम पहले बंदर थे अब तुम इंसान बन गए। इन मनुष्य जो है उसका जन्म जो है वो बंदर से हुआ या बंदर ही आगे जाके मनुष्य बन गया है ना। कुछ कुछ तो अभी बंदर के बंदर ही रह गए हैं, वो बेचारे सुधर ही नहीं पाए हैं। तो हम बंदर से बन गए हैं, ये बात थोड़ी सी डाइजेस्ट नहीं होती ना कि बंदर था और एकदम से अचानक से इंसान बन गया। ऐसा पॉसिबल है क्या? आप खुद सोचो। तो आंसर इस बात का ये है कि चेंजेस जनरेशन टू जनरेशन धीरे 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 एक्यूमुलेट होते हैं। और ये जो चेंजेस होते हैं यही एक्यूमुलेट हो के लाइफ फॉर्म में एक बहुत बड़ा चेंज शो कर देते हैं। एंड दिस प्रोसेस और द फिनोमेना इज नोन एज इवोल्यूशन। क्या बोलते हैं हम इसको? इवोल्यूशन। और आज के इस टॉपिक में, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि कैसे इस अर्थ पर लाइफ का ओरिजिन हुआ, उसको लेके अलग अलग थ्योरीज दी गई हैं। अब खुद ही बोलते हैं ना, वो मुर्गी पहले आई या अंडा, तो बस वही बात है, इस अर्थ पर लाइफ आई तो आई कैसे, आज हम वो डिस्कस करेंगे। अर्थ बनी कैसे, लाइफ कैसे आई, सब कुछ आज हम इस लेक्चर वीडियो में देखने वाले हैं। चलिए तो बिना देरी करे शुरू करते हैं और देख लेते हैं इवोल्यूशन क्या होता है। तो इवोल्यूशन इज एन ऑर्डरली चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो जाना। मैंने बोला ना, इवोल्यूशन का सिंपल मीनिंग है चेंज। चेंजेस इन द लाइफ फॉर्म, आपकी बॉडी में, और क्या बोलना चाहिए, आपके फीचर्स में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, एवरीथिंग फॉल्स अंडर इवोल्यूशन। एंड इवोल्यूशनरी बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ हिस्ट्री ऑफ लाइफ फॉर्म ऑन दिस अर्थ। और अगर हम इस इवोल्यूशन को बायोलॉजी से कनेक्ट कर देते हैं तो बनेगा इवोल्यूशनरी बायोलॉजी। इसका सीधा साधा मतलब ये हो जाएगा कैसे वेरियस लाइफ फॉर्म्स जो इस अर्थ पे एग्जिस्ट कर रहे हैं उनमें तब से लेके आज तक क्या क्या चेंजेस आए हैं। समझ में आ गई आपको बात? और इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है उसके लिए आप इस चैप्टर का ओवरव्यू देख लीजिए, ठीक है, वो मैंने आपके लिए ऑलरेडी बना दिया है। अब आज का जो ये टॉपिक है वो हम स्टार्ट करते हैं, जो कि क्या है, थ्योरीज ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ। तो आपको समझ में आया होगा कि इवोल्यूशन क्या है और साथ ही साथ में इवोल्यूशनरी बायोलॉजी क्या है। जब आपको ये चीज़ें क्लियर हुई तो सबसे पहले बात करते हैं बिग बैंग थ्योरी। अब क्या होता है ये बिग बैंग थ्योरी? गाना सुना होगा ना सबने, गाना तो सुना ही सुना है, बिग बैंग थ्योरी वाला वर्ड जिसमें आता है। और वैसे भी बिग बैंग थ्योरी के बारे में आप सबने सुना होगा। तो इवोल्यूशन चैप्टर हम समझेंगे कुछ कहानियों से, किस्से कहानियों से। चलिए शुरू करते हैं। तो कहा जाता है कि कई साल पहले, काफ़ी साल पहले एक कुछ इतना बड़ा धमाका हुआ और उसके बाद में जो हम देखते हैं हमारी गैलेक्सीज, हमारा यूनिवर्स, हमारी गैलेक्सी फॉर्म हुई। हमारी गैलेक्सी कौन सी है? मिल्की वे गैलेक्सी। और मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे क्या हैं, बहुत सारे यूनिवर्स फॉर्म हुआ, फिर उसमें गैलेक्सीज फॉर्म हुई, फिर उसमें सोलर सिस्टम्स डेवलप हुए। ऐसे ही एक हमारा सोलर सिस्टम डेवलप हुआ और उस सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स हैं और उसमें से एक प्लैनेट है अर्थ, तो बिग बैंग थ्योरी जो है वो ओरिजिन ऑफ अर्थ को एक्सप्लेन करती है। और बिग बैंग थ्योरी था क्या? कुछ नहीं, एक ऐसा एक्सप्लोजन जो फिजिकल टर्म्स में सोच पाना इम्पॉसिबल है।
जिसको फिजिकली इमेजिन कर पाना इम्पॉसिबल है। लेकिन थ्योरीज ये बोलती है कि ऐसा एक्सप्लोजन हुआ था, इतना वास्ट एक्सप्लोजन हुआ था कि उसने पूरे यूनिवर्स के डायनामिक्स चेंज कर दिए थे एंड लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ वेरियस गैलेक्सीज, सोलर सिस्टम एटसेट्रा एटसेट्रा। और वैसे ही उसी एक एक्सप्लोजन से उसी थ्योरी को एक्सप्लेन करती है हमारा ये बिग बैंग थ्योरी एक्सप्लेन करती है फॉर्मेशन ऑफ अर्थ। तो बिग बैंग थ्योरी इज द कंसेप्ट दैट एक्सप्लेन्स द फॉर्मेशन ऑफ अर्थ। फिर बिग बैंग थ्योरी हुई तो उससे क्या बने, बहुत सारे यूनिवर्स एंड देन हमारा सोलर सिस्टम। तो आपको पता है सोलर सिस्टम में सेंटर में अर्थ है एंड देयर आर वेरियस ऑर्बिट्स जिसमें अलग अलग प्लैनेट्स ने अपनी अपनी पोजीशन ऑक्यूपाई कर रखी है। क्लोजेस्ट इज मरकरी, देन वीनस, देन अर्थ, देन मार्स एंड एटसेट्रा एक्सेट्रा, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड लास्ट में प्लूटो था पहले, अब नहीं है ना। अभी आपने एक मीम देखी होगी, बहुत ज़्यादा फेमस हो रही होगी, है ना, लप्पू से सचिन वाली, लप्पू सा तो सचिन है। तो सेम एक प्लैनेट प्लूटो के लिए भी ये लाइन कह दी गई कि लप्पू सा तो सचिन है, लप्पू सा तो प्लूटो है, सचिन नहीं, लप्पू सा तो प्लूटो है। प्लैनेट बनना उसे आवे ना, गोल गोल उससे घूमे जावे ना, इसलिए उसको हटा दिया गया, उसको अब कंसीडर ही नहीं करते हम लोग हमारे सोलर सिस्टम में। देयर आर 8 प्लैनेट्स ओनली। तो इस तरीके से ओरिजिन हुआ हमारे सोलर सिस्टम का। तो बिग बैंग थ्योरी कौन एक्सप्लेन करता है, ली मैटर एंड गैमो। ओके, ली मैटर एंड गैमो प्रपोज दिस थ्योरी इन 1927। तो 1927 में बिग बैंग थ्योरी को बताया गया था। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, एट द बिगिनिंग ऑफ द यूनिवर्स द होल मैटर ऑफ द यूनिवर्स वाज वंस कंसंट्रेटेड इन एन एक्सट्रीमली डेंस एंड हॉट फायर बॉल। तो असली कहानी क्या है वो सुनो। सबसे पहले जो फॉर्मेशन स्टार्ट होना हुई इस अर्थ की, तो देयर वॉज नथिंग बट अ होल यूनिवर्स वॉज बर्निंग लाइक फायर बॉल, बर्निंग लाइक फायर बॉल। इन शॉर्ट जो वो बात यहाँ से हमें बोलने जा रहे हैं या समझाना चाह रहे हैं डेंस एंड हॉट फायर बॉल, वो मुद्दे की बात ये समझाना चाह रहे हैं कि टेम्परेचर वॉज वेरी 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 हाई। टेम्परेचर जो था वो अराउंड समथिंग 5000 डिग्री सेल्सियस के ऊपर था। मतलब इट वॉज एक्सट्रीमली हॉट, हॉट लाइक फायर, डेंस एंड हॉट फायर बॉल। और केल्विन में देखो कितना दे रखा है वो टेम्परेचर, ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू 1012 केल्विन्स। Then about 20 billion years ago, a vast explosion, Big Bang, occurred. The matter was broken into pieces which were thrown out of the high speed in all the direction, forming stars and galaxies which are still moving away from one another. तो बिग बैंग थ्योरी एक्चुअल में क्या होती है, इस टेक्स्ट को रीड करने के बाद आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि देयर वाज अ ह्यूज फायर बॉल, एक बहुत बड़ी सी फायर बॉल थी जो कि बहुत हाई टेम्परेचर पे थी, अराउंड 1012 केल्विन टेम्परेचर पे थी। इतना ज़्यादा टेम्परेचर था, उसका टेम्परेचर हर दिन बढ़ रहा था। देन सडनली उसमें एक एक्सप्लोजन होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, बिग बैंग। एक्सप्लोजन होगा, कोई चीज़ फटेगी तो उसके क्या हो जाएंगे, खुद सोचो, टुकड़े हो जाएंगे, ऑब्वियसली छोटे छोटे पीसेस हो जाएंगे। दैट स्मॉल पीसेस बिकम स्टार्स एंड गैलेक्सीज ऑफ टुडेज वर्ल्ड। वो जो एक्सप्लोजन के बाद जो टुकड़े हुए वो बन गए स्टार्स एंड गैलेक्सीज ऑफ प्रेजेंट वर्ल्ड। और ये अभी भी एक दूसरे से दूर दूर मूव करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अभी उन्होंने कहीं भी हमें ये नहीं बताया कि टेम्परेचर कैसे कम हुआ। अभी तो सिर्फ वो टुकड़े थे, ब्लास्ट हुआ, अलग अलग हो गए। लेकिन अगर मैं हर एक टुकड़े की बात करूं तो क्या हर एक टुकड़ा अभी बहुत ज़्यादा जल रहा होगा, गर्म होगा? तो आंसर इज येस। टेम्परेचर इज मच 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 हाई देन योर बियॉन्ड योर एक्सपेक्टेशंस। टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। तो बिग बैंग थ्योरी आपको क्लियर हुई क्या होता है, और आप ये समझ चुके हो बिग बैंग थ्योरी होने के बाद वेरियस गैलेक्सीज एंड स्टार फॉर्म हुए, बट स्टिल टेम्परेचर वॉज सो हाई कि वहाँ पे अभी लाइफ का एग्जिस्ट करना तो पॉसिबल था नहीं। ठीक है, तो लाइफ तो अभी नहीं थी। तो फिर क्या हुआ? द बिग बैंग थ्योरी स्टेट्स दैट यूनिवर्स ओरिजिनेटेड अबाउट 20 बिलियन ईयर्स अगो बाय अ सिंगुलर ह्यूज एक्सप्लोजन। तो बिग बैंग थ्योरी ही हमारे यूनिवर्स का ओरिजिन एक्सप्लेन करती है। और जो हमारा यूनिवर्स है वो कितने ईयर्स पहले ओरिजिनेट हुआ है? 20 बिलियन ईयर्स अगो। कितने ईयर्स पहले ओरिजिनेट हुआ है? 20 बिलियन ईयर्स अगो। तो सबसे पहले आप ध्यान रखो, बिग बैंग थ्योरी एक्सप्लेन करती है 20 बिलियन ईयर्स अगो हमारा क्या फॉर्म हुआ? हमारा यूनिवर्स फॉर्म हुआ। Is that clear, my dear students? चलिए, the Earth was formed about 4.5 billion years ago. अब जब हमारा यूनिवर्स ही बना तो यूनिवर्स के अंदर आ जाती हैं बहुत सारी गैलेक्सीज, स्टार्स, डस्ट, मिस्ट, पार्टिकल्स, बहुत सारी चीज़ों से मिलके बना है हमारा यूनिवर्स। क्या क्या बोला मैंने? गैलेक्सीज आ जाती हैं। अगर मैं यहाँ पे आपको लिख के दिखाना चाहूँ तो उसमें आ जाती हैं बहुत सारी गैलेक्सीज,
गैलेक्सीज, उसमें आ जाते हैं बहुत सारे स्टार्स, उसमें बहुत सारे आ जाते हैं डस्ट क्लाउड्स एंड एटसेट्रा। इन सब चीज़ों से मिलकर हमारा कौन बना है? इस सब चीज़ों से मिलकर बना है हमारा यूनिवर्स। ऐसे ही हमारी गैलेक्सी फॉर्म हुई जिसका नाम क्या है? हमारी गैलेक्सी का नाम है मिल्की वे गैलेक्सी। हमारी गैलेक्सी का नाम क्या हुआ? मिल्की वे गैलेक्सी। और मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर क्या फॉर्म हुआ है? सोलार सिस्टम। सोलार सिस्टम इज अ पार्ट ऑफ मिल्की वे गैलेक्सी। सोलार सिस्टम समझ में आ रहा है आपको? तो यूनिवर्स का फॉर्म हुआ 20 बिलियन ईयर्स अगो पहले, फिर उसमें कई सारी गैलेक्सीज बनी, उसमें से ऐसे ही एक गैलेक्सी बनी जिसका नाम क्या था? मिल्की वे गैलेक्सी। मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर बहुत सारे सोलर सिस्टम्स हैं, उसमें से हमारा सोलर सिस्टम जो है, फिर उसमें 8 डिफरेंट प्लैनेट्स फॉर्म हुए एंड अर्थ वॉज फॉर्म्ड अराउंड 4.5 बिलियन ईयर्स अगो। तो अर्थ की अगर हम बात करते हैं तो अर्थ का ओरिजिन कब हुआ है? अर्थ का ओरिजिन हुआ है यूनिवर्स के ओरिजिनेट होने के कितने? 15.5 ईयर्स बाद उसका ओरिजिन हुआ है अर्थ का, है ना। और अगर अभी के टर्म्स में बोल रहे हैं तो 4.5 बिलियन ईयर्स अगो। क्या बोल रहे हैं? अर्थ का ओरिजिन कब हुआ है? 4.5 बिलियन ईयर्स अगो। हमारी अर्थ कितनी पुरानी है? 4,500 करोड़ साल पुरानी हमारी अर्थ है। ओके, 4.5 बिलियन ईयर्स अगो। देन क्या हुआ? देयर वॉज नो एटमॉस्फेयर ऑन अर्ली अर्थ, वाटर वेपर, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमोनिया रिलीज फ्रॉम मॉल्टन मास कवर्ड द सरफेस। अब आप खुद सोचो, जब ये सब कुछ बना, सबसे पहले यूनिवर्स बना, फिर गैलेक्सी वगैरह का कॉम्बिनेशन है हमारा यूनिवर्स, उसमें फिर मिल्की वे गैलेक्सी बनी, फिर सोलर सिस्टम बना। सब क्या है ये सब? वो जो बड़ा सा एक्सप्लोजन हुआ था ना, याद करो अभी, वो सबके टुकड़े हैं ये सारे। तो वो जो टुकड़े हैं, जब वो एक बड़े से मास में, एक बड़ी सी फायर बॉल से अलग हुए हैं, तो इन सभी टुकड़ों पे भी तो अभी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होगा ना। तो बस अर्थ का फॉर्मेशन हो गया, अर्ली अर्थ बन गई, अर्थ ओरिजिनेट हो गई। लेकिन अभी जो ये अर्ली अर्थ, पूछा जाता है, क्वेश्चन आता है, व्हाट वर द कंडीशंस प्रेजेंट ऑन अर्ली अर्थ? अर्थ पर क्या क्या कंडीशंस थी? तो पहली बात, देयर वॉज नो एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर नहीं था, देयर वॉज नो एटमॉस्फेयर ऑन अर्ली अर्थ। सेकेंड चीज क्या था भाई वहाँ पे? तो एटमॉस्फेयर नहीं था तो फिर था क्या? देयर वर ओनली सम गैसेस, तो जैसे कि वाटर वेपर्स, सेकेंडली मीथेन, देन थर्डली कार्बन डाइऑक्साइड एंड फोर्थ अमोनिया। सिर्फ यही सारी गैसेस वहाँ पे थी, और वो भी किससे रिलीज हो रही थी? जो पूरा मॉल्टन बर्निंग मास था ना, ये सारी गैसेस उनसे रिलीज हो रही थी, और पूरे अर्थ को कवर करके रखा था इस मॉल्टन मास ने। बोलते ना लावा था। कभी भी आप किसी ऐसी प्लेस पर जाते हो ना जहाँ पे बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स, स्कल्पचर्स रहते हैं, वहाँ पे चट्टानें रहती हैं बहुत ज़्यादा, रॉक्स रहते हैं, तो सबके मुँह से निकलता है, सबके मुँह से, क्या? अरे ये तो पहले लावा था, फिर ये ठंडा हो गया और अब ये चट्टान बन गया। तो बस वो अर्ली अर्थ की बात कर रहे हैं। अर्ली अर्थ जब फॉर्म होना स्टार्ट हुई तो देयर वर नथिंग बट द मॉल्टन मास कवरिंग ऑल या इंटायर सरफेस ऑफ द अर्थ। और गैसेस कौन कौन सी थी? वाटर वेपर वर देयर, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमोनिया। इतनी वहाँ पे गैसेस थी। और क्या वहाँ पे एटमॉस्फेयर था जब अर्ली अर्थ 4.5 बिलियन ईयर्स को पहले बनी? तो नो, देयर वर नो एटमॉस्फेयर, क्योंकि टेम्परेचर वॉज वेरी वेरी हाई, टेम्परेचर बहुत हाई था। तो अब कुछ तो हुआ होगा टेम्परेचर को कम करने के लिए। अगर ये सारी बातें क्लियर हैं तो कुछ और बातें देख लेते हैं। फिर क्या हुआ? द यूवी रेज फ्रॉम द सन ब्रोक द वाटर इनटू H2 and O2। अब सन तो कहीं नहीं गया था ना, सन तो पहले से ही था सीन में, याद करो। अभी मैंने कभी बोला कि सन बना था? नहीं, सन तो पहले से ही है। अर्थ बन गई 4.5 बिलियन ईयर्स अगो। पहले एक ऐसी अर्थ बनी जहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, जहाँ पे गैसेस कौन कौन सी हैं? 4 गैसेस हैं वहाँ पे, वाटर वेपर, अमोनिया, मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। एंड थर्डली क्या कंडीशन है? पूरा सरफेस जो है उसको मॉल्टन हॉट लावा उसने कवर करके रखा है। अब आगे की कहानी सुनो। आगे ये हुआ, जो सन से अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन आती हैं। सनरेज तो कंटिन्यूसली आ ही रही थी ना, किसी ने मना किया था सनरेज को कोई रोक सकता है क्या? नो, कोई नहीं रोक पाया आज तक। तो यूवी रेज जो सन से आ रही थी, उन्होंने क्या किया? जो हमारे पास H2O था, वाटर वेपर थे इन द गैसियस स्टेट, ठीक है, मतलब H2 इन गैसियस स्टेट, वाटर वेपर्स हमारे पास थे। सन से आने वाली अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन के कारण ये स्प्लिट हो गए, किसमें? इन H2 and O2। किसमें स्प्लिट हो गए? इन H2 and O2, इन
H2 and O2। तो क्या अर्ली अर्थ पे ऑक्सीजन थी? नो। लेकिन अब आप देख पा रहे हो अब ऑक्सीजन बन रही है, और जैसे ही ये ऑक्सीजन यहाँ से रिलीज हुई, ये ऑक्सीजन क्या करेगी? दिस ऑक्सीजन बाइंड्स विथ NH3 एंड CH4। वाटर वेपर से टूटी और किससे? अमोनिया और मीथेन से बाइंड हो जाएगी टू फॉर्म वाटर। टू फॉर्म वाटर। आप बोलोगे मैम ये भी तो वाटर था, बट इट इज वेपराइज्ड। वो वेपर फॉर्म में था। टेम्परेचर पानी रखा इतना ज्यादा गर्म है, उड़ जाएगा पानी, क्या बचेगा? वेपर को आज तक कोई यूज कर पाया है क्या? नहीं। हमको लिक्विड वाटर चाहिए। तो हुआ कैसे वो आपको समझ में आया होगा। फिर से एक बार सुन लो। वाटर वेपर्स थे, ठीक है, अर्ली अर्थ पे वाटर वेपर्स थे। वाटर वेपर्स पर जैसे ही सन की यूवी रेडिएशंस पड़ती है तो वो स्प्लिट हो जाते हैं इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है वो रिएक्ट करती है किस किस के साथ में? अमोनिया और मीथेन के साथ। और अमोनिया और मीथेन के साथ रिएक्ट करके वो बना लेती है वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अब अर्थ पे पानी बनना स्टार्ट हो गया, और पानी जब बना तो आप खुद सोचो, इनिशियली जब वाटर फॉर्म हुआ इतना ज़्यादा टेम्परेचर है, तो क्या वो पानी रुकेगा? क्या लिक्विड फॉर्म में रहेगा? नो, अगेन इट विल इवेपोराइज हो जाएगा, वेपर बन के उड़ जाएगा, फिर उड़ जाएगा, उड़ जाएगा, उड़ जाएगा। कई सालों तक ये प्रोसेस चलती रही, कई सालों तक। मैं बोलूँगी कई, स्टार्टिंग के कई 100, 200, 300, 400 साल तक यही प्रोसेसेस चलती रही। वाटर फॉर्म होता था, लेकिन टेम्परेचर ज़्यादा होने के कारण इवेपोरेट, फिर फॉर्म हुआ, फिर इवेपोरेट, फिर फॉर्म हुआ, फिर इवेपोरेट। लेकिन इवेपोरेशन भी तो एक लिमिट तक ही होता है ना। इवेपोरेशन की भी तो एक हद है ना। सुन रहे हो ध्यान से? तो इवेपोरेशन होते 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 अब एक ऐसा टाइम आया कि अब सैचुरेशन आ गया क्लाउड्स में। अब और ज़्यादा वाटर जो है वो स्टोर नहीं हो सकता था। तो उसका रिजल्ट क्या हुआ? उसका रिजल्ट ये हुआ कि स्टार्ट हो गई रेनफॉल। रेन स्टार्ट हो गई। आपका अभी नॉर्मल अगर मैं बात करूँ अर्थ पे क्या होता है, चलो बताओ क्या होता है, छोड़ो तुम बताओ क्या होता है अर्थ पे नॉर्मली। यही होता है ना कि गर्मियों के सीजन में पानी इवापोरेट होता है, क्लाउड्स अपने आप में वो वेपर्स इकट्ठा करते हैं, फिर जब बारिश का सीजन आता है, ह्यूमिडिटी बढ़ती है, तो वही पानी वापस से नीचे आ जाता है। साइकिल आपने पढ़ी है। तो क्या होता है? इवापोरेशन होता है और फिर वापस से रेनफॉल होती है। तो दिस साइकिल गोज ऑन एंड ऑन, यही होता रहता है ना। तो बस यहाँ पे भी यही हुआ। टेम्परेचर ज़्यादा था इसलिए पानी बनते से ही उड़ जाता था, लेकिन एक लिमिट होती है ना भाई, कितना पानी इकट्ठे करेंगे अपने अंदर ये बादल भी। तो बस जैसे ही वो लिमिट खत्म हुई, फिर अर्थ पे स्टार्ट हो गई हैवी रेनफॉल। और वो इतना हैवी रेनफॉल था कि इट कंटिन्यूज टू सम अराउंड 400 to 500 ईयर्स और मोर। कई सालों तक अर्थ पे कंटिन्यूसली बहुत जोर से, बहुत स्पीड में बारिश होती रही। और जिसके कारण क्या हुआ? जितने भी बड़े गड्ढे थे, वॉइड्स थे, स्पेसेस थे, वो सब कुछ पानी से भर गए। 400-500 साल। अभी हमारे यहाँ पे अगर 10 दिन भी बारिश हो जाए ना, हम सोचेंगे कि हम समुद्र में ही रहते हैं, हमें समुद्र में ही रहना है, हम सब नाव से ट्रैवल करने लगेंगे। और जिस हिसाब का सीवेज सिस्टम है, सब कुछ है, तो आप बहुत अच्छे से समझते हैं। आज ही हमारे यहाँ से 2 दिन से बारिश हो रही है, सड़कों पर यहाँ घुटनों तक पानी भरा हुआ है। तो यहाँ तो 200, 300 साल, 400 सालों तक बारिश हो रही है। तो जितने भी बड़े बड़े गड्ढे थे उसमें सब में पानी भरा, एंड इट लीड्स टू द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ओशंस। क्या फॉर्म हुए? ओशंस फॉर्म हुए। जितने भी बड़े बड़े, आप बोलोगे इतने कितने बड़े गड्ढे थे? बहुत बड़े बड़े वॉइड्स थे, गड्ढे थे। वो सारे गड्ढों में पानी फिल हुआ, और क्या हुआ? और फॉर्मेशन हुई ओशंस की। तो आपको समझ में आया हो क्या रहा है? गैसेस थी, स्प्लिट हुई अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस के कारण, ऑक्सीजन रिलीज हुई, ऑक्सीजन कंबाइन हुई हमारी अमोनिया और मीथेन से, और उसने बना लिया वाटर। इतनी बातें क्लियर हो गई हैं। ओजोन लेयर की फॉर्मेशन हुई, और जैसे ही एज इट कूल्स द वाटर वेपर फेल एज रेन्स टू फॉर्म ओशन। ओजोन लेयर की भी फॉर्मेशन हुई साथ ही साथ में, है ना। और क्या हुआ? जैसे ही कूल डाउन हुआ, सब कुछ थोड़ा थोड़ा ठंडा होने लगा, तो वाटर वेपर जो हो गए वो फेल हुए एज रेन एंड फॉर्म ओशंस, और ओशंस का फॉर्मेशन हुआ। यही समझाना मैंने अभी आपको। और लाइफ अपीयर्ड ऑलमोस्ट 4 बिलियन ईयर्स बैक। अब एनसीईआरटी में देखो कॉन्ट्राडिक्शन है थोड़ा। एक पेज में एनसीईआरटी लिखती है कि लाइफ अपीयर ऑलमोस्ट 4 बिलियन ईयर्स अगो, और एक जगह वो लिखती है कि लाइफ अपीयर ऑलमोस्ट 3 बिलियन ईयर्स अगो। तो उसमें थोड़ा कॉन्ट्राडिक्शन है। तो आपको अपने हिसाब से जो ठीक लगे आप देख लीजिए, है ना। एक पेज पे लिखा हुआ है 4 बिलियन और एक पे लिखा हुआ है 3 बिलियन, बट एक्चुअली वो सेल्यूलर लाइफ फॉर्म है।
मे बी 4 बिलियन ईयर अगो पहला नॉन सेल्यूलर लाइफ फॉर्म अराइज हुआ था। कैसा? नॉन सेल्यूलर। अभी सेल्यूलैरिटी की बात तो आ ही नहीं सकती, सेल्यूलर तो आएगा ही नहीं सीन में। तो अर्थ कितने टाइम पहले बनी है? अर्थ बनी है 4.5 बिलियन ईयर्स अगो, और जो लाइफ है अर्थ पे, लाइफ का ओरिजिन हुआ है अर्थ के फॉर्मेशन के 500 मिलियन ईयर्स के बाद, दैट इज 4 बिलियन ईयर्स अगो। 4 बिलियन ईयर्स अगो। तो आपको अर्थ का ओरिजिन और अर्थ पे लाइफ का ओरिजिन समझ में आ गया होगा। और ओशंस का क्या इंपॉर्टेंस है? तो लेट मी टेल यू, जो ओशंस हैं उसमें ही फर्स्ट लाइफ फॉर्म अपीयर हुआ था। पहला लाइफ फॉर्म जमीन पे नहीं बना था, पहला लाइफ फॉर्म जो है वो वाटर में डेवलप हुआ था, इन ओशंस। मतलब जो हमारा ओरिजिन है वो पानी से हुआ है, हम कोई टेरेस्ट्रियल फेरेस्ट्रियल नहीं है, हम सब पानी से डेवलप हुए हैं। समझ में आ गई बात? तो फर्स्ट लाइफ फॉर्म वाज डेवलप्ड इन ओशन। और अब फाइनली स्टार्ट करते हैं ये जो थ्योरीज हैं जो एक्सप्लेन करती हैं ओरिजिन ऑफ लाइफ। अर्थ का ओरिजिन जो है उसके लिए बिग बैंग थ्योरी इज क्वाइट एक्सेप्टेबल बाय एवरीवन। कोई उसमें ज़्यादा 3-5 नहीं करता कि नहीं नहीं आप झूठ बोल रहे हो, आप सच बोल रहे हो, सब मान लेते हैं उसको। लेकिन अर्थ पे लाइफ कैसे डेवलप हुई उसके लिए वी हैव वेरियस थ्योरीज। तो कौन कौन सी थ्योरीज हैं उसके लिए? फर्स्ट वी हैव थ्योरी ऑफ क्रिएशनिज्म, और इसको क्या बोला जाता है? थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। सेकेंड वी हैव थ्योरी ऑफ पैंस्पर्मिया, थ्योरी ऑफ पैंस्पर्मिया। थर्ड वी हैव थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस। फोर्थ इज थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस, एंड लास्टली थ्योरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन। तो मैंने इसको ऐसे ऊपर नीचे करके क्यों बोला है? क्योंकि इसी ऑर्डर में आप पढ़ो तो वो ज़्यादा बेटर है। सबसे पहले थ्योरी ऑफ मैं आपको पढ़ाऊंगी क्रिएशनिज्म या थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। सेकंड में आपको पैंस्पर्मिया थ्योरी पढ़ाऊंगी। थर्ड में आपको एबायोजेनेसिस पढ़ाऊंगी। फोर्थ आपको बायोजेनेसिस थ्योरी, और लास्ट में केमिकल इवोल्यूशन की थ्योरी। तो इस ऑर्डर में क्यों? क्योंकि सबसे पुरानी जिसमें आपको खुद हंसी आएगी पढ़ के जिस थ्योरी को, वो थ्योरी ऑफ क्रिएशनिज्म है। कि मतलब कैसे, अभी आप देखना, अभी आपको समझ में आएगा, ठीक है, क्या 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 हर थ्योरी में हुआ था। तो ओरिजिन ऑफ लाइफ की स्टोरी को एक्सप्लेन करने के लिए कई सारी थ्योरीज हैं, वो आपके सामने ये है। एक एक करके हम इन थ्योरीज को डिटेल में देखेंगे और देखेंगे कि कौन सी थ्योरी क्या कंसेप्ट दे रही है, कि कैसे अर्थ पर लाइफ आई। अल्टीमेटली सबको एक्सप्लेन यही करना है कि ओरिजिन ऑफ लाइफ अर्थ पे कैसे हुआ, लेकिन सबका क्या बोलना चाहिए, अप्रोच अलग अलग है। काम सब वही कर रहे हैं, अल्टीमेटली यही बता रहे हैं कि अर्थ पर लाइफ कैसे आई, लेकिन क्या बोल रही हूँ मैं, सबका अप्रोच डिफरेंट है। कोई बोल रहा है ऐसे आई, कोई बोल रहा है वैसे आई। तो चलिए हम देखते हैं कैसे आई। चलिए, तो सबसे पहले देखते हैं थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन या थ्योरी ऑफ क्रिएशनिज्म। तो ये जो थ्योरी थी इट वाज कम्प्लीटली डिवोशनल बोलना चाहिए, या तो मतलब जो एक थॉट्स होते हैं ना, रिलीजियस थ्योरी, वो होगा। हमारे वहाँ के जो प्रीस्ट हैं उन्होंने बोला कि ऐसे आइए, जो जीसस क्राइस्ट हैं उन्होंने सबसे पहले एडम क्रिएट किया, फिर एडम जो है उससे बनी ईव, फिर एडम और ईव वॉज द फर्स्ट ह्यूमन। जो एडम था उसकी 7th रिब से या 9th रिब से ईव बनी, और फिर उसके बाद में एडम एंड ईव ने मिलकर सारी दुनिया को बनाया। हिंदू माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग बात करें तो ब्रह्मा क्रिएटेड द वर्ल्ड। ब्रह्मा जो है उन्होंने पूरी धरती का निर्माण किया है जस्ट इन 7 days और 3 days, जस्ट इन 5 days आई गेस। 5 days के अंदर ब्रह्मा ने इस पूरी धरती का निर्माण किया है। और उनके अकॉर्डिंग फर्स्ट डे बादल बने, है ना, बादल बनी, दुनिया बनी, समुद्र बने। दूसरे दिन मछलियाँ बनी, उसमें और लाइफ आई, पेड़ पौधे बने। तीसरे दिन कुछ और बने, और लास्ट ऐसे 5th डे करके ह्यूमन क्रिएट हुए, है ना। और अगर और किसी कल्चर के हिसाब से बात करें और किसी हम उसको इतिहास को उठा के देखें तो उनके अकॉर्डिंग अलग थ्योरी होगी। तो थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन इज जस्ट क्या बोलना चाहिए, माइथोलॉजिकल, टोटली बेस्ड ऑन माइथोलॉजी। ओके, तो जैसे थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन बोलती क्या है कि सबसे पहले ही तो बात कि ओनली जस्ट इन 7 days हमारी पूरी अर्थ विथ लाइफ क्रिएट हो गई है। कितने दिनों में? 7 दिनों में। तो अब ये 7 दिनों को कैसे डिवाइड किया? डे 1 पे क्या हुआ? एट फर्स्ट देयर वाज ओनली डार्कनेस, देन गॉड मेड लाइट एंड ही सॉ दैट इट वाज गुड। सबसे पहले तो पूरे दुनिया में अंधेरा छाया हुआ था। तो पहले दिन गॉड ने, दिस वाज बेस्ड ऑन द कौन सी थ्योरी, जो हमारे क्रिश्चियनिटी की जो थ्योरी है, क्रिश्चियनिटी की थ्योरी के अकॉर्डिंग इस तरीके से अर्थ फॉर्म हुई है। जीसस क्राइस्ट ने सबसे पहले लाइट बनाई, ही डेवलप लाइट, मतलब सन की फॉर्मेशन हुई। लाइट कहाँ से आ रही है? या आप मत बोलना बल्ब बनाया, बल्ब नहीं बनाया था,
सन इज द सोर्स ऑफ एनर्जी एंड लाइट ऑन दिस अर्थ। तो सन की फॉर्मेशन करी गई ऑन द डे 1 क्योंकि देयर वाज डार्कनेस। तो टू रिमूव दैट डार्कनेस और टू ओवरशैडो दैट डार्कनेस, लाइट वाज क्रिएटेड ऑन डे 1। देन डे 2 पे क्या हुआ था? ऑन सेकेंड डे गॉड क्रिएटेड द स्काई एंड सेपरेटेड इट फ्रॉम द वाटर। अब सेकेंड डे पे क्या हुआ? सेकेंड डे पे गॉड ने क्रिएट करा है स्काई एंड देन ही सेपरेटेड स्काई एंड वाटर। उन्होंने उसको सेपरेट आउट कर दिया। पहले वो साथ थे, देन ही सेपरेटेड क्रिएट स्काई, है ना? ये आपको क्लियर हुआ। तो डे 1 पे क्या बन गया था? डे 1 पे बना सन मीन्स लाइट, सेकेंड डे पे बना स्काई एंड ओशन। सेकेंड डे पे क्या बन गया? स्काई एंड ओशन। थर्ड डे पे क्या हुआ? ऑन द थर्ड डे गॉड क्रिएटेड ड्राई लैंड एंड सेपरेटेड इट फ्रॉम वाटर। अब थर्ड डे पे गॉड ने क्रिएट करा लैंड, ठीक है, मतलब कि टेरेस्ट्रियल वाला वर्ड अब हम यूज कर सकते हैं। लैंड क्रिएट हुआ, जमीन क्रिएट हुई। अभी तक जो था सब कुछ पानी था। अब पहले तो स्काई अलग किया समुद्र से, पानी से, ओशन से, और अब उससे जमीन अलग कर दी, ड्राई लैंड, and separated it from water. Then the sun and the moon and many fruit bearing plant. और साथ ही साथ में थर्ड डे पे उन्होंने सन क्रिएट किया, मून क्रिएट किया और बहुत सारे फ्रूट बियरिंग प्लांट्स। अच्छा, सन मैं यहाँ पे मेंशन नहीं लूंगी। क्यों नहीं लूंगी? बिकॉज अगर लाइट की बात करें तो देन इट मीन्स इट इज क्रिएटेड ऑन डे 1। ओके, तो जब डे 3 आपने देख लिया तो अब देखते हैं फिर डे 4 को क्या हुआ था। ऑन द फोर्थ डे गॉड क्रिएटेड बर्ड्स इन द स्काई एंड फिश इन द सी। मतलब लाइफ ओरिजिनेटेड ऑन द अर्थ। तो ओशन में डेवलप हो गई फिश और स्काई में हमारी डेवलप हुई बर्ड्स। ये किसने? गॉड ने क्रिएट करी ऑन डे 4। देन डे 5 पे क्या हुआ? ऑन द 5th डे अर्थ वॉज फुल ऑफ लाइफ, एनिमल एंड प्लांट। 5th डे पे अर्थ पे बहुत सारे प्लांट्स, एनिमल्स, बहुत सारे, आप ये देख रहे हो ना, बहुत सारी लाइफ जो है वो अर्थ पे डेवलप हो गई ऑन डे 5। एंड फाइनली ऑन डे 6 क्या हुआ? ऑन डे 6, ऑन द 6th डे गॉड क्रिएटेड मैन एंड वुमेन इन हिज इमेज एंड दे रूल्ड ओवर ऑल ओवर द वर्ल्ड इन एनिमल्स, ओवर एनिमल्स एंड द अर्थ। ये बोला जाता है कि 6th डे पे अर्थ जो है उस पर गॉड ने खुद आके अपना जन्म लिया, अवतार लिया। सुना होगा ना आपने? तो हर एक ऑर्गेनिज्म के अंदर गॉड खुद बसते हैं और साथ ही साथ में उन्होंने मैन एंड वुमेन क्रिएट करे, द सुपीरियर मोस्ट क्रीचर्स, जिसके अंदर वो खुद रहते हैं या खुद के फॉर्म में उन्होंने मैन और वुमेन डेवलप करे, मेल और फीमेल। और फिर और मेल और वो फीमेल ने पूरे इस वर्ल्ड पे, इस अर्थ पे कॉन्कर कर लिया। सो दिस वॉज एवरीथिंग अबाउट थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। आपको खुद समझ में आ रहा होगा कि ये पूरी माइथोलॉजिकल थ्योरी है एंड इट इज़ नॉट करेक्ट। तो इट वॉज नॉट एक्सेप्टेड, रादर इट वॉज डिस्कार्डेड। एक इमेज आपको मैं दिखाना चाहूँगी, ये देखो आप ये वाली इमेज। तो दिस इमेज इज अकॉर्डिंग टू हिंदू माइथोलॉजी शोइंग दैट गॉड इज लिविंग इन ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ द नेचर। आप पेड़ों को मत नुकसान पहुँचाइए, उसमें भगवान निवास करते हैं। आप जानवरों को या किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब किसी चीज़ को भी आप नुकसान नहीं पहुँचा सकते, किसी लिविंग चीज़ को, बिकॉज उन सब के अंदर गॉड या फिर भगवान जो है वो रहते हैं इन सम फॉर्म और अदर। तो दिस पिक्चर इज डिपिक्टिंग दैट मैसेज। अब जब थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशंस आपने देख ली तो सेकंड थ्योरी की बात करते हैं, जिसका नाम है कॉस्मोजोइक और द इंटरप्लैनेटरी थ्योरी और द पैंस्पर्मिया थ्योरी। तो पैंस्पर्मिया थ्योरी क्या बोलती है? तो पैंस्पर्मिया थ्योरी बहुत ही ईजी है। इट जस्ट सेज दैट जो लाइफ थी वो ऐसे स्पोर्स के फॉर्म में, कैसे स्पोर्स, काफ़ी ज़्यादा रेजिस्टेंट स्पोर्स थे, इसके फॉर्म में जो लाइफ है वो किसी और जगह से हमारी इस अर्थ पे आ गई। तो जो ये स्पोर्स थे उनका ओरिजिन तक हमारी अर्थ पे नहीं हुआ है, रादर ये जो लाइफ के छोटे छोटे स्पोर्स थे वो किसी और दुनिया से हमारी दुनिया में आ गए। तो दिस इज एक्सप्लेन्ड बाय पैंस्पर्मिया थ्योरी। लाइफ वाज इन द फॉर्म ऑफ रेजिस्टेंट स्पोर्स एंड ओरिजिनेटेड फ्रॉम सम सोर्स इन द यूनिवर्स। तो किसी सोर्स से दूसरी जगह पे ओरिजिनेट हुआ, बस वो वहाँ से हमारी अर्थ पे आ गए हैं। सो दिस इज द पैंस्पर्मिया थ्योरी, कॉस्मोजोइक थ्योरी और द इंटरप्लेनेटरी थ्योरी। अलग अलग नाम है, कंसेप्ट एक ही है। ओके, तो ऑल्सो दिस थ्योरी वॉज डिस्कार्डेड। आपको कुछ समझ में आ रहा है कि वो करेक्ट नहीं हो सकते, बिकॉज लाइफ इज नेवर इन द फॉर्म ऑफ स्पोर्स जो कहीं से ऐसे उड़ के आ गई होगी, और कंडीशंस भी नहीं थी उन स्पोर्स को डेवलप होने के लिए इस पूरी अर्थ में कहीं पे भी। और तो फिर थर्ड थ्योरी आई ओरिजिन में, जिसका नाम है थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन या फिर थ्योरी ऑफ ए बायोजेनेसिस। तो थ्योरी ऑफ ए बायोजेनेसिस बोलो या फिर थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन बोलो। तो थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन क्या बोलती है? इट स्टेट्स दैट लाइफ केम आउट ऑफ डिकेइंग एंड रॉटिंग मैटर लाइक स्ट्रॉ, मड एटसेट्रा।
तो थ्योरी ऑफ ए बायोजेनेसिस या थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन के अकॉर्डिंग जो लाइफ है, जो हमारी लाइफ है इस अर्थ पर, उसका ओरिजिन जो हुआ है वो किससे हुआ है? वो हुआ है किसी डेड, मतलब आप समझ लो किसी नॉन लिविंग फॉर्म से, किसी नॉन लिविंग फॉर्म से। जो अर्थ पे जो लाइफ है जो अराइज हुई है वो नॉन लिविंग फॉर्म से अराइज हुई है। So this was explained by हमारी theory of abiogenesis या theory of spontaneous generation. So it states that life came from decaying and rotting matter like straw, mud, etc. सड़ी गली चीज़ों से, लेकिन कैसी चीज़ें? नॉन लिविंग चीज़ों से, उनसे लाइफ हमारी बनी है। ये बात बोलती है थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस। और कुछ पॉइंट्स हैं थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस के बारे में जो मैं आपको आगे दिखाती हूँ। Theory states that non-living things can be spontaneously changed into living things. तो मेन इस थ्योरी का यही पॉइंट था कि कोई सी भी नॉन लिविंग चीज जो है, नॉन लिविंग थिंग्स जो है, वो लिविंग फॉर्म में स्पॉन्टेनियसली चेंज हो सकती है। दिस वाज द होल कंसेप्ट ऑफ थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस कि कोई भी नॉन लिविंग थिंग स्पॉन्टेनियसली धीरे धीरे विद टाइम लिविंग चीज में कन्वर्ट हो जाती है। इट ऑल्सो रिफर टू एज द थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन। और जो ये धीरे धीरे स्पॉन्टेनिटी की बात करते थे, इसीलिए इस थ्योरी को और क्या बोला गया? थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन। लास्टली डेवलप्ड बाय एरिस्टोटल एंड द एंशिएंट ग्रीक फिलोसोफर्स। तो ये थ्योरी को किसने डेवलप किया था? एरिस्टोटल, द मोस्ट अर्लीस्ट साइंटिस्ट यू हैव एवर हर्ड अबाउट, एंड द एंशिएंट ग्रीक फिलोसोफर्स। तो उन्होंने बोली थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस की जो लाइफ होती है इस अर्थ पे वो ओरिजिनेट हुई है नॉन लिविंग थिंग्स से या नॉन लिविंग फॉर्म से। अब इस थ्योरी को डिस्कार्ड करने के लिए अगले जो आए हमारे एक साइंटिस्ट जिसका नाम था लुइस पास्चर, उन्होंने इस थ्योरी को डिस्कार्ड किया और दी हमें थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस। तो इन्होंने इस थ्योरी को डिस्कार्ड कैसे किया पहले वो देखते हैं। उन्होंने स्वान नेक फ्लास्क एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है, स्वान नेक फ्लास्क एक्सपेरिमेंट किया था। तो आपको यहाँ पे एक फ्लास्क दिख रहा है जिसकी जो नेक है वो स्वान की नेक के जैसी है। इसकी जो पूरा ये फ्लास्क है, इसमें जो आपको इसकी नेक दिख रही है, जो स्वान होता है ना उसकी नेक जैसी है। तो उन्होंने क्या करा, उसमें एक न्यूट्रिएंट सोल्यूशन लिया, आप इसमें देख पा रहे हो, और उस न्यूट्रिएंट सोल्यूशन को हीट किया और फिर ये ट्यूब के साथ इसको ऐसे करके रखे रहने दिया। जब इसमें ये पूरा ट्यूब था तो इसका मतलब क्या है? जब इसमें ये पूरा ट्यूब है तो बाहर से ना उसमें कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, नो डस्ट पार्टिकल, नॉट एनी वायरस, बैक्टीरिया, मतलब कुछ भी इस सोल्यूशन तक एंटर नहीं कर पा रहा। जब कुछ भी इस सोल्यूशन तक एंटर नहीं कर पा रहा तो हमको कोई सी भी ग्रोथ इसमें देखने को नहीं मिली। तो इससे मतलब ये बात तो बिल्कुल गलत प्रूफ हो गई कि नॉन लिविंग थिंग्स से लाइफ आती है, तो फिर इसके अंदर भी तो लाइफ आ जानी चाहिए थी ना। जब उन्होंने बिल्कुल यहाँ पे स्टेराइल कर दी कंडीशन, स्टेराइल मतलब कि अब उसके अंदर कोई भी लिविंग फॉर्म नहीं है, और ऐसी नेक होने से कारण हो क्या रहा है? ऐसी नेक होने के कारण कोई भी नेक या माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कोई भी वायरस, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, डस्ट पार्टिकल, कुछ भी सोल्यूशन तक नहीं पहुँच पा रहे हैं। तो यहाँ पर लाइफ का ओरिजिन नहीं हुआ, नो लाइफ, यहाँ पर कुछ भी लाइफ नहीं देखी गई। उन्होंने अगली स्टेप में ये जो नेक थी स्वान नेक, इसको यहाँ से तोड़ दिया, इसको यहाँ से हटा दिया, तोड़ दिया। जब उन्होंने उस यहाँ से इस ट्यूब को एस शेप का जो ट्यूब ऐसे यहाँ से रिमूव कर दिया, तो अब इस फ्लास्क के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, डस्ट पार्टिकल ये सब एंटर कर गए, और जब इसके अंदर ये सब एंटर कर गए तो यहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ हमको देखने को मिली। तो इस एक्सपेरिमेंट से ये बात प्रूफ हुई कि थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस तो टोटली गलत है, कि नॉन लिविंग फॉर्म से लाइफ कभी ओरिजिनेट नहीं हो रही है। जबकि वहाँ पे जब तक कुछ एयर या माइक्रो ऑर्गेनिज्म, पैथोजन पहले से वहाँ पे कुछ एयर के थ्रू जब तक वहाँ पे एंटर नहीं करेंगे तब तक लाइफ ओरिजिनेट नहीं होगी। तो इस कॉन्सेप्ट ने हमारे जो थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस थी उसको डिस्कार्ड किया, और यहाँ से आई थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस जो ये बोलती थी कि जो लाइफ है वो अराइज होती है ओनली एंड ओनली फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। तो थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस क्या बोलती है सुन लेते हैं जल्दी से। थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस बोलती है, इट स्टेट्स दैट लाइफ ओरिजिनेट फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। जो न्यू लाइफ अर्थ पे आती है वो हमेशा प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से आती है, मतलब पहले से कोई लाइफ प्रेजेंट है उससे ही नई लाइफ का फॉर्मेशन होता है।
ये कंसेप्ट था थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस का, जो किसने दिया था? फ्रांसिस्को रेडी, स्प्लैंजिनी एंड द लुइस पास्चर। ठीक है, उन्होंने लुइस पास्चर ने तो वो स्वान नेक एक्सपेरिमेंट भी किया और अल्टीमेटली उन्होंने ये कंसेप्ट दिया कि वो जो ए बायोजेनेसिस बोल रही थी ना कि नॉन लिविंग चीज़ों से लाइफ आ जाती है, नॉन लिविंग चीज़ों से लाइफ आ जाती है, ऐसा कुछ नहीं होता है। जो न्यू लाइफ अर्थ पे अराइज होती है, इट डू अराइज फ्रॉम ओनली एंड ओनली जस्ट किससे? हमारी प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से। अब जब ये हो गया, ठीक है, सब बहुत खुश हो गए, ये सेलिब्रेशन होने लगा, मज़ा आने लगा कि पता चल गया, लेकिन खुद सोचो ना, वो पहली लाइफ कहाँ से आई? क्वेश्चन पूछ लिया लोगों ने, बताइए। दैट फर्स्ट लाइफ फॉर्म वो कहाँ से बनाया? वो किसने बनाया? कोई तो होगा ना पहला लाइफ फॉर्म जो बना होगा, तब ठीक है, चलो फिर लाइफ कंटिन्यू हो गई, लेकिन फर्स्ट लाइफ फॉर्म किसने बनाया? तो थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस से क्वेश्चन पूछ लिया गया, बट इट डज नॉट एक्सप्लेन द ओरिजिन ऑफ फर्स्ट लाइफ फॉर्म। पहला लाइफ फॉर्म अर्थ पे कैसे आया, ये बायोजेनेसिस की ये थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाई। तो फिर इसी थ्योरी को और एक्सपैंड किया दो और साइंटिस्ट ने। ठीक है, इस थ्योरी को एक्सपैंड किया ओपेरन और हाल्डेन ने, और उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके क्या प्रूव किया? इट स्टेट्स दैट फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ ओरिजिनेट फ्रॉम नॉन लिविंग इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल सच एज मीथेन, देन अमोनिया, देन वाटर वेपर, शुगर, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड्स एटसेट्रा। तो अब मेरी बात ध्यान से सुनो। थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस बताने वाले साइंटिस्ट जो थे, पहले 3 लुइस पास्चर थे जिसमें, और 1-2 और थे, वो बिल्कुल ही ये बायोजेनेसिस को गलत कंसीडर करके बैठे थे, और ये बायोजेनेसिस तुम गलत हो, रॉन्ग हो तुम, रॉन्ग। लेकिन थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस को भी जब क्वेश्चन कर दिया गया कि चलो ठीक है, आप बोल रहे हो प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से ही आती है, तो चलो चलो बताओ फर्स्ट लाइफ फॉर्म कहाँ से आया? तो वहीं पे वो लोग फिर अब क्या बोलते? तो फिर ओपेरन एंड हाल्डेन ने आके सारा मामला संभाला और उन्होंने एक बहुत ही सटीक बात बोल दी। वो बात क्या थी? उन्होंने बायोजेनेसिस और ए बायोजेनेसिस को कर दिया मिक्स। उन्होंने थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस और थ्योरी ऑफ ए बायोजेनेसिस एंड ए बायोजेनेसिस दोनों को मिक्स कर दिया, और उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि जो फर्स्ट लाइफ फॉर्म था इस अर्थ पे, वो बना था नॉन लिविंग मॉलिक्यूल से। किससे बना था वो? नॉन लिविंग मॉलिक्यूल से। और फिर उसके बाद में लाइफ जो थी उससे कंटिन्यू हो गई, मतलब बायोजेनेसिस हो गया। तो जो फर्स्ट लाइफ फॉर्म है उसके लिए ए बायोजेनेसिस थ्योरी ठीक है, एंड देन उसके बाद जो भी लाइफ फॉर्म डेवलप हुए उसके लिए बायोजेनेसिस थ्योरी ठीक है। समझ में आती है बात? तो वो फर्स्ट लाइफ फॉर्म का ओरिजिन कैसे एक्सप्लेन करते हैं? इट स्टेट्स दैट फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ वाज ओरिजिनेटेड फ्रॉम नॉन लिविंग ऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। नॉन लिविंग है इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, जैसे कि क्या क्या? जैसे कि हमारी मीथेन हो गई, हमारी अमोनिया, वाटर वेपर, शुगर, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड्स, इन सब से मिलकर हमारा फर्स्ट लिविंग फॉर्म बना। जो ये सारे मॉलिक्यूल्स कैसे हैं? ये सारे मॉलिक्यूल्स नॉन लिविंग हैं, लेकिन जब इन सब ने साथ में इंटरैक्ट किया तो फर्स्ट लिविंग फॉर्म बना, और फिर उसके बाद से बायोजेनेसिस थ्योरी कंटिन्यू हो गई। तो एक्चुअल में ओपेरन एंड हाल्डेन ने क्या बोला? दैट इज ए बायोजेनेसिस फर्स्ट बट बायोजेनेसिस एवर सिंस। उनका एग्जैक्ट स्टेटमेंट क्या है? ए बायोजेनेसिस फर्स्ट, सबसे फर्स्ट लाइफ फॉर्म के लिए होगा ए बायोजेनेसिस। अब एक बार एक लाइफ फॉर्म बन गया तो अब जिंदगी भर हमेशा हमेशा के लिए बायोजेनेसिस होगा, मतलब लाइफ जो है वो प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से आती जाएगी। लेकिन अगर कोई फर्स्ट लाइफ फॉर्म की बात कर ले तो वो किससे डेवलप हुई है? फर्स्ट लाइफ फॉर्म जो है वो डेवलप हुई है हमारे नॉन लिविंग मॉलिक्यूल से। अब ये बात लगने लगी हमें सटीक, और कहीं ना कहीं थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस इतने चेंजेस के बाद एक्सेप्टेबल हो गई। लेकिन अभी भी कोई हमें एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं मिला। स्पेशल क्रिएशन, पैनस्पर्मिया थ्योरी, ए बायोजेनेसिस तो ऑलमोस्ट डिस्कार्ड थी। थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस थोड़े चेंजेस के बाद हमें एक्सेप्टेबल लगी। तो अब इन्हीं बातों को प्रूफ करने के लिए, एक्सपेरिमेंटल प्रूफ करने के लिए हमारी अगली थ्योरी आ गई जिसका नाम था थ्योरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन। उसके पहले ये 2 बातें और देख लो। द फर्स्ट नॉन सेल्यूलर फॉर्म ऑफ लाइफ ओरिजिनेटेड 3 बिलियन ईयर्स अगो। तो ये एनसीईआरटी की लाइन है, इसीलिए यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन है। फर्स्ट पहले आपको बताया गया था कि 4 बिलियन ईयर्स अगो पहले लाइफ का ओरिजिन हुआ है, लेकिन अब यहाँ पे आपको बोल रहे हैं कि पहला नॉन सेल्यूलर फॉर्म। तो जो 4 बिलियन ईयर को पहले जो लाइफ है आप उसको समझ सकते हो कि इट वाज जस्ट द पार्टिकल्स, नॉन लिविंग पार्टिकल्स, और 3 बिलियन ईयर्स अगो वाज द एग्जैक्ट टाइम जब पहला नॉन सेल्यूलर फॉर्म इस अर्थ पे अराइज हुआ था। अगर हम पहले सेल्यूलर फॉर्म की बात करें तो इट अराइज अराउंड 2 बिलियन ईयर्स अगो। सेल्यूलर फॉर्म कब था? 2 बिलियन ईयर्स। नॉन सेल्यूलर फॉर्म 3 बिलियन ईयर्स।
They were self-replicating metabolic capsule containing macromolecules like RNA, protein, polysaccharide, etc. और जो ये पहला नॉन सेल्यूलर फॉर्म है जो कितने 3 बिलियन ईयर अगो पहले बना, ये क्या था? They were self-replicating, खुद से रेप्लिकेट कर सकते थे. मेटाबॉलिक कैप्सूल थे containing macromolecules like RNA, protein and polysaccharide. तो आप देख पा रहे हो अगर, तो it is just made up of non-living molecules. non-living molecules से मिलकर ही वो बना हुआ है. बट इट इज़ लाइफ, बिकॉज उससे ही आगे चल के लाइफ की कॉन्टिन्यूटी इस अर्थ पर मेंटेन हुई है. समझ में आ गया? तो अब हम शुरू करते हैं लास्ट थ्योरी विच इज़ थ्योरी ऑफ केमिकल एवोल्यूशन. और मेनली अगर मैं बताऊं तो ये थ्योरी एक्सप्लेन करती है थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस को एक्सपेरिमेंटली. तो दिस इज नथिंग बट द एक्सपेरिमेंटल प्रूफ ऑफ थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस गिवन बाय ओपेरन एंड हाल्डेन. जो ओपेरन एंड हाल्डेन की थ्योरी है ना बायोजेनेसिस एंड एबायोजेनेसिस की, उसको एक्सप्लेन करता है यूरे मिलर एक्सपेरिमेंट और थ्योरी ऑफ केमिकल एवोल्यूशन. तो हैरोल्ड यूरे एंड स्टेनली मिलर एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड थ्योरी ऑफ केमिकल एवोल्यूशन. अब केमिकल एवोल्यूशन मतलब कहीं ना कहीं केमिकल्स इन्वॉल्व हुए हैं, और बायोजेनेसिस की थ्योरी में आप ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ चुके हो कि कैसे. तो आपने क्या सीखा था? फर्स्ट लाइफ फॉर्म जो होते हैं वो नॉन लिविंग मॉलिक्यूल से डेवलप हुए, ए बायोजेनेसिस, एंड देन उसके बाद लाइफ कंटिन्यू हो गई है ऑलवेज लाइक बायोजेनेसिस. दे क्रिएटेड अ कंडीशन लाइक दैट ऑफ प्रिमिटिव अर्थ. अब इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में क्या किया तो सुनो. इन्होंने एक फ्लास्क के अंदर प्रिमिटिव अर्थ वाली कंडीशंस क्रिएट करी. और प्रिमिटिव अर्थ पे क्या कंडीशन थी? नंबर 1 हाई टेम्परेचर, नंबर 2 वॉल्केनिक स्टॉर्म्स, नंबर 3 reducing atmosphere with ammonia, with methane, ammonia, water vapor, hydrogen etc. तो उन्होंने एक फ्लास्क के अंदर क्या क्या कंडीशन क्रिएट करी, जैसे अर्ली अर्थ पर थी, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर दिया, अराउंड 800 डिग्री सेल्सियस. कितना टेम्परेचर था? अराउंड 800 डिग्री सेल्सियस. देन उन्होंने उसके अंदर वॉल्केनिक स्टॉर्म्स वाली कंडीशन क्रिएट करी, एटमॉस्फेयर रिड्यूस करा, मतलब हाइड्रोजन बहुत ज़्यादा है वहाँ पे, वाटर वेपर्स, मीथेन एंड अमोनिया, ये सारी गैसेस उन्होंने उस फ्लास्क के अंदर प्रोवाइड करी, है ना, एक अर्ली कंडीशंस देके. और उसके बाद में क्या कराया उसके अंदर, और उसके बाद में उस फ्लास्क के अंदर उन्होंने इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज एक्सपेरिमेंट कराया. किस फ्लास्क के अंदर? जिसके अंदर गैसेस प्रेजेंट थी हमारी, मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन एंड वाटर वेपर, और कितने टेम्परेचर पे? 800 डिग्री सेल्सियस पे. तो फ्लास्क लिया यूरे मिलर ने, उसके अंदर कंडीशंस दी अर्ली अर्थ वाली, गैसेस ली, टेम्परेचर हाई किया, वॉल्केनिक स्टॉर्म वाली कंडीशन दी, और इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज एक्सपेरिमेंट कराया. जैसे ही वहाँ पे इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज एक्सपेरिमेंट हुआ तो इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ अमीनो एसिड्स. अमीनो एसिड्स फॉर्म हुए, नॉन लिविंग मॉलिक्यूल्स. और जब ये नॉन लिविंग मॉलिक्यूल्स फॉर्म हुए तो सिमिलर कंक्लूजन निकाला गया कि ऐसे ही कुछ एक्सपेरिमेंट्स कहीं पे अर्थ में भी हो रहे हैं, जिसके कारण वो पहला जो लाइफ फॉर्म था वो ओरिजिनेट हुआ इन मॉलिक्यूल्स से, और फिर उसके बाद में लाइफ इस अर्थ पे कंटिन्यू हो गई. इन सिमिलर एक्सपेरिमेंट अदर ऑब्जर्व फॉर्मेशन ऑफ शुगर, नाइट्रोजन बेसिस, पिगमेंट्स एंड फैट्स. ऐसे ही सिमिलर एक्सपेरिमेंट्स जब दूसरे साइंटिस्ट ने करे तो उन्होंने और किस किस की फॉर्मेशन देखी? शुगर्स, नाइट्रोजनस बेसिस, पिगमेंट्स एंड फैट्स. मतलब कहीं ना कहीं इन कंडीशंस में ऐसे केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं जिसके कारण ऐसे मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं, ऐसे मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन हो रही है जो जिससे मिलकर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म बनता है. प्रोटीन्स, अमीनो एसिड्स, फैट्स, पिगमेंट्स, पॉलीसेक्राइड्स, ये सब अगर बन गए तो मतलब अल्टीमेटली क्या बनेगा? एक लिविंग ऑर्गेनिज्म. उसके अंदर भी तो यही सब है ना. आ गई आपको बात समझ? तो इतनी सारी कहानी थी और फाइनली हमको एक सॉलिड वैलिड प्रूफ के साथ एक हमको थ्योरी मिल गई जो एक्सप्लेन करती थी ओरिजिन ऑफ लाइफ ऑन दिस प्लैनेट अर्थ. समझ में आया आपको? आपने बहुत सारी थ्योरीज आज डिटेल में पढ़ी. ओके, एंड द फाइनल की कौन सी एक्सेप्ट नहीं हुई ये सब बातें आपने देख ली. अब जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें हम पढ़ेंगे एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन, कि कैसे क्या क्या एविडेंस है जो हमें दिखाते हैं कि हाँ इवोल्यूशन हो रहा है. बाकी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को जल्दी से कर दीजिएगा लाइक, और स्टेप अप अकेडमी को कर लीजिएगा सब्सक्राइब. थैंक यू एंड कीप वॉचिंग.